कुछ भी जो आप एज्यूम करते हो ना डियर, वो आपने मान लो कि वो गलत एज्यूम किया हुआ, तभी आपका टैक्स ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि मैं कहता हूँ 20 लाख तक टैक्स जीरो हो सकता है आज भी। ओके, कैसे? CTCA इट्स अ बिग स्कैम। तो वो जो एचआर वाले जो डिसाइड कर रहे हैं सैलरी स्ट्रक्चर, उन्होंने टैक्स में उतनी एक्सपर्टीज नहीं ली है, तो घबराते हैं वो कुछ भी चेंज कर रहे हैं। और फाइनेंस वाले जो हैं उनका काम टीडीएस काटना है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल और टैक्स एफिशिएंट बनाना है, तो How do you say that priorities whether someone go for an ELSS, PPF or fixed deposit or NSC? What is your criteria? How you create a clarity so that the user can know that, okay boss, my risk is this, my return is this, I will go with this. Every year more than 5,000 millionaires are migrating to other countries because of मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी इनकम में तो ऐड मत करो। क्यों टैक्स ज्यादा दे रहे हो, उसके तीन क्या कौन बुराइयां क्या है। भी ले रहे हो तो ध्यान से लेना। Otherwise, income tax department is having a 360-degree profiling of each and every income taxpayer based record. अगर आप Hi everyone, today we are having on our talk show Sudhir Kaushik, a veteran tax expert, a seasoned professional who has been with a lot of tele talk shows along with serving an article on all the leading newspaper and having a special column on the Economic Times Wealth Edition. So he is addressing all the taxpayer queries since last almost span of 20 years. So let's hear it more about from Sudhir ji. तो जब आपने मेरे बारे में बताया आनंद, तो मैं एक बात बता दूं कि ही इज ऑल्सो ए टैक्स एक्सपर्ट। तो आज मैं जो सवालों के जवाब दूंगा वो बिल्कुल सही होंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं। तो अदरवाइज क्या होता है, जनरली टैक्स बुद्धू मेरे सामने होते हैं जिनको टैक्स की नॉलेज नहीं है, इनको टैक्स की नॉलेज पूरी है। तो आज आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेंगे और उन जवाबों में सबसे खास बात यह है, दिवाली के दिनों में आज आपको बताएंगे लक्ष्मी आने का या पैसा कमाने का रास्ता तो आपको आ गया। 20 साल पढ़ाई की, किसी ने 15 साल या किसी ने 25 साल, वो सीखने में आपको इतना समय लगा। तो टैक्स बचाने में, यानी कि लक्ष्मी ना जाए, जो आपका पैसा है वो बाहर ना जाए, वो बचाने के लिए भी आज आप थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। और फिर इसको लगातार सुने, किसी और टैक्स एक्सपर्ट से बात करें, ना कि टैक्स कैलकुलेटर से, क्योंकि डायग्नोसिस जो होती है वो कोई एक्सपर्ट ही करता है, आप खुद से अपना डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मैं तो आनंद जी के साथ जितनी भी बात करूंगा मैं आपके भले की करूंगा, ताकि आपकी लक्ष्मी आपके घर में रहे और आप हैप्पी दिवाली को एक्चुअली हैप्पी दिवाली कहें। Absolutely, Sudhir ji. So let's start with the point that the way the income tax evolve over a period of time from a tax revenue of 7 lakh crore to 20 lakh crore in a span of 10 years, almost 3 times the government has increased the revenue, but so does government has also increased the exemption limit, also increased the deductions and everything. So considering that, now the major challenge comes when the increasing the taxpayer base. मुझे तो कभी कभी लगता है कि डिपार्टमेंट उतना फोकस कर रहा है टैक्स पेयर बेस को बढ़ाने में, इससे अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स की रेट की बढ़ा दो, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अभी 18% है, सो दैट एटलीस्ट द बैलेंस कैन बी स्क्वायर्ड अप। बट नो, द गोल इज टू इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स पेयर बेस। दे पीपल हैव कम विद द प्रिपोजिशन दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर किसी ने पेमेंट किया 1 लाख से ऊपर पूरे साल में, तो उनको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। सो इससे क्या होगा कि लॉट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम पीपल, फार्म इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, they can also be a part of it over a period of time. So accordingly the taxpayer base can be increased. So what is your view point on that? ये जो पॉइंट है, जो एग्रीकल्चर इनकम वालों को तो लगता है हमारी सारी इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि ये तो कानून है भी। Absolutely. लेकिन उसमें एक जो कहते हैं ना, हर चीज का एक लकूना है, एक इसके अंदर कोई प्रोविजन है कि अगर आपके पास अदर इनकम है तो वो तो टैक्सेबल होगी ना। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख या 7 लाख से ज्यादा है तो बाकी इनकम आपकी उस स्लैब से टैक्सेबल होती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप अगर डीजल अपने उसमें चलाते हो खेत में, तो आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा हो गया और आपने तो भूल कर दी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन बिजली कंपनियों को तो अपना रिकॉर्ड है, वो आपके नाम पे जब बिल आएगा, सरकार के पास लिमिट है, वो 3 साल तक आपको फिर भी नोटिस भेज सकती है, फिर वो ब्याज और पेनल्टी के साथ लेगी। तब आपकी बाकी इनकम जो एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है या कहीं और दूसरी इनकम है, या आपने कोई पैसा किसी से लिया है जिसे गिफ्ट कहते हैं, वो 50,000 से ज्यादा अगर आपके पास गलती से आ गया है और वो आपका अच्छा दोस्त तो है पर रिश्तेदार नहीं है, ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो वो भी पैसा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से कई चीजें जो अब हम करते रहते थे, पहले हम तो ऐसा करते थे ऐसा करते थे, वो सब आप कहानियों में तो कर सकते हो, लेकिन किताबों में आपका सरकार को सब पता है। तो इसलिए पूछ लें। इन शॉर्ट, दिवाली पे अगर आप गिफ्ट भी ले रहे हो तो ध्यान से लेना,
Otherwise, income tax department is having a 360-degree profiling of each and every income taxpayer based record. अगर आपने गिफ्ट लेके अगर आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स प्लेटफॉर्म से पोजीशन कर ली है, तो डिपार्टमेंट उस पे भी आपको टैक्स कर सकता है. ये भी प्रोविजन है इनकम टैक्स में, करेक्ट? हाँ बिल्कुल. जनरली लोगों को लगता है कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए मिल गए. अरे बाबा नहीं मिले. पहले सरकार को 30 लाख और उससे ज्यादा मिले हैं. True. फिर उसको 70 लाख से कम मिलता है जो जीतता है. तो सरकार पहले कब्जा करती है पैसे पे आपके. अगर आपको बचाना है तो उसके लिए पहले आपको मिलना पड़ता है किसी एक्सपर्ट से. हाँ, उस कौन बनेगा करोड़पति का बचना मुश्किल है क्योंकि वो लॉटरी है और लॉटरी पे जो टैक्स कटता है वो उसका बचाने का कोई तरीका नहीं. वैसे ही लॉटरी लग गई वो तो जाएगा ही जाएगा. बट अदर इनकम जैसे आपकी सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या कोई पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेंस में मिलना है, उसको आप एचयूएफ में ले सकते हो जो पेरेंट्स से मिलना है, चाहे वो इन लॉज से मिलना है. मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी इनकम में तो ऐड मत करो. तो वो एचयूएफ का कॉन्सेप्ट भी लोगों को होना चाहिए. HUF, if you are a married person, you can form an HUF and take the maximum benefit out of it. For all the salaried class people, must have an HUF as an alternate tax planning tool, because a lot of salaried people I have come across that end up doing, you can say that transferring a certain money to the spouse and later on she will able to invest it. वो क्लबिंग में So that is a part of a clubbing of income. So what do you think? Is it a नहीं, वो सब चीजों का क्या है. एक टाटा स्काई का एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप मुझे कभी भी देखोगे तो मैं वो कोट करता हूँ, पूछ डाला तो लाइफ झींगा लाला. तो जब आप पूछते नहीं हो तो सब कुछ एज्यूम करते हो. एज्यूम करने का मतलब है कि आपने खुद को डॉक्टर भी समझ लिया, सीए भी. कभी आपने यूट्यूब पे देख के अपना ऑपरेशन करने की कोशिश की है? Absolutely not. It's very scary. तो फिर वो टैक्स इतना कॉम्प्लेक्स है. अगर बॉडी में जितनी हड्डियां उससे ज्यादा प्रोविजन हमारे टैक्स लॉ में है. तो आप अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते. तो इस टैक्स की दुनिया में क्यों अपने आप अपना पैसे पे कुल्हाड़ी मारते हो? So always remember that don't be a tax buddhu and never use a tax calculator. Use tax expert. I always say that, because salaried income, now we are talking about it. Salaried income हमेशा क्या सोचते हैं कि जो in hand amount आ जाता है, they are more focusing on that rather than that. Employer जो CTC है, it's a big scam. I can always say that. The whole concept of CTC is because the employer get maximum benefit out of it, and while employer receives in hand component which is way lesser. So always think what are the deductions you are getting when getting a salary. So that is the most part. Can you throw some light on it? देखो, मैं इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिश्तों को लेकर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो एक ताना बाना बुना हुआ है हमारे देश में, उसको 3 विलेन है जो हमारे बॉलीवुड के खास तौर पे जाने जाते हैं, मशहूर हैं. आप मैं नाम लूंगा तो वैसे भी समझ जाओगे. और फिर उनका कैरेक्टर कैसे एक एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से और वो सरकार से मिलता है. तो ये 3 विलेन है, जिसे गब्बर सिंह जो हमारे बॉलीवुड में शोले मूवी में था, और इसी तरह से एक शाखाल हैं जो शान मूवी में थे, और तीसरे नंबर पे जो मोगेम्बो हैं जो पीछे अभी मिस्टर इंडिया आई थी. इन 3 विलेन्स के थ्रू मैं आपको इसकी थोड़ी सी as good as rather than having a 3 idiots, 3 villains. So 3 villains every taxpayer life. आप क्यों टैक्स ज्यादा दे रहे हो उसके 3 क्या कौन बुराइयां क्या हैं. तो पहला गब्बर है, और गब्बर मैं बोलता हूं एम्प्लॉय को, क्योंकि गब्बर से कौन बचा सकता है? खुद गब्बर. अगर आप मूवी दोबारा देख लेना, तो जो गब्बर है उससे बचने का मतलब आप जो गलती कर रहे हो वो तो अपने आप को ठीक करना है ना. क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयर ने सब कुछ दे दिया, आपके टैक्स लॉ में जो कुछ है आप वो भी नहीं ले रहे. जैसे 85% लोग होम लोन की डिडक्शन नहीं करते हैं. हमने लाखों रिटर्न्स फाइल किए हैं, लाखों मतलब लाखों, मिलियंस पिछले 17 सालों में. और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 80-85% हर साल ऐसा होता है कि होम लोन की डिडक्शन नहीं ले रहे हैं. कुछ को तो जरूरत नहीं है जिनको टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन बाकी को तो जरूरत है. और होम लोन को लोग वेल्थ क्रिएटर वो समझते ही नहीं है इसको. वो सोचते हैं लायबिलिटी है, जबकि ये एक एसेट बिल्ड हो रही है. आप महीना महीना किस्त दे रहे हो और उस पर टैक्स डिडक्शन हो रही है. आपकी फाइनेंशियल हैबिट बन गई. जैसे आप जिम जाते हो, शुरू में मुश्किल लगता है यार कौन सुबह उठेगा, लेकिन अगर आप सुबह उठ के कुछ दिन जाओगे आपकी हेल्थ बेटर होती है, आप में पूरा दिन काम करने की शक्ति आती है. इसी तरह वो एसेट जब दिखती है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी जैसे वेल्थ क्रिएट शुरू हो जाती है. तो उसको अवॉइड करते हैं लोग. क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटर से बात करते हैं, एक्सपर्ट से नहीं करते. तो मैं हमेशा कहता हूं डोंट यूज कैलकुलेटर्स, क्योंकि वो आपकी अकल से चल रहे हैं, एक्सपर्ट की अकल से नहीं चल रहे हैं. दूसरा जो विलेन है जिसे हम कहेंगे एम्प्लॉयर, उसको मैं बोलता हूं मोगेम्बो. उसको लगता है कि उसने जो कुछ दे रखा है एम्प्लॉइज को बेनिफिट, आई एम अगेन CTC देके खुश हुआ मोगेम्बो. जबकि वो फ्लेक्सिबिलिटी या टैक्स एफिशिएंसी उसने सैलरी स्ट्रक्चर में नहीं दी है, और वो डर रहा है टैक्स नोटिस के नाम के भूत से.
कि कभी ना कभी कोई टैक्स नोटिस आ सकता है। True. वो भूत कभी आता नहीं है क्योंकि भूत है ही नहीं। True. तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो मोगेम्बो है, जिसे मैं सरकार कहता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो शाखाल बोलते हैं कि ये मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कितना भी खाए भूखा रहता है। तो सरकार 7 लाख से 20 लाख करोड़ कमा करके भी अभी 40 लाख करोड़ पे जाएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी भूख अभी ज्यादा है। तो ये मगरमच्छ वाला और शाखाल वाला भी आपको समझ आ गया होगा। मोगेम्बो वाला कि कंपनी खुश है, पर आप कंपनी पे क्यों डिपेंड करते हो? कंपनी ने जितना दिया है उसको यूज करना सीखो। True. That's what I would say. So, considering that, so from a common taxpayer, salaried taxpayer, which is a better regime? All people are discussing, Anand, should I go with an old tax regime, new tax regime? No doubt, we have a chart. If you go with an old tax regime, you can claim a lot of deductions. But what is more beneficial comparative a salary structure of 15 lakhs? Is it worth going old tax regime, new tax regime? Can you demystify it in a simple jargon, in a layman language? So there is a simple answer. First, I would differentiate Okay. easy way और द राइट वे। जिंदगी में हम किसी को चाकू दिखा के भी पैसा कमा सकते हैं True. और मेहनत करके भी कमा सकते हैं, चाकू बना के भी True. बेसिकली। तो हार्डवर्क के साथ जो पैसा बनता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। True. तो इजी वे है न्यू टैक्स रिजिम में चले जाओ, True. क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। True. True. तो ओल्ड इज गोल्ड है अदरवाइज। True. और 7.75 लाख तक के लिए कुछ भी नहीं करना है, True. कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आप 7.75 पे हो, जो न्यू रिजीम में है आपका वो बेटर है, क्योंकि वहां तक आपको कोई सेविंग में Correct. फर्क नहीं पड़ रहा है। Correct. लेकिन अगर आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर देखना है कि ये मेरा पैसा, इफ यू लव योर मनी, आपको अपने पैसे से प्यार है, तो आपको उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। True. और ये जो टेक होम का लोगों को, जो सैलरीड एम्प्लॉयज को लगता है कि टेक होम का मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में जो आ गया। हाँ. भैया जो बैंक अकाउंट में आया वो तो है ही है, वो तो शॉर्ट टर्म में तेरे हाथ में है। जो ईएलएसएस में किया और एटीसी की डिडक्शन ली, वो आपको 3 साल बाद मिलेगा। अगर आपने होम लोन लिया तो 15 साल बाद, वो आज भी घर आपका है, पैन नंबर आपका है, रजिस्ट्री में नाम आपका है, बैंक का पैसा लगा हुआ है। तो आप इतनी अच्छी चीज को छोड़ देते हो। ऐसे ही आपने अगर एनपीएस लिया, जो एडिशनल डिडक्शन है, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, और ये सब कुछ एक्यूमुलेटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर रिटर्न जुड़ रही है, पैसे पे पैसा बढ़ रहा है। रिटर्न के साथ साथ आपको डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स स्लैब वो इमीडिएट रिटर्न मिल रहा है। तो सिर्फ अपने पैसे को आज हाथ में रख के जो खुशी मिल रही है, खर्च करके जो मिल रही है, वो मेरे हिसाब से राइट वे नहीं है। दैट्स अ इजी वे। Absolutely. सो इजी वे इज नॉट अ गुड वे, आई वुड से। So always say that old is gold, which you have Old. rightly mentioned that. So what about the allowances? Lot of employee people are scared from their employer कि अरे भाई उसके bills मांगेंगे, इसके allowances में क्या claim करें? How about gadget allowance? Because हर employee आजकल gadget से attract होता है. Do they really want to claim that allowances? सो जो टैक्स लॉज हैं उसके अंदर हम इसको परक्विजिट्स कहते हैं, जो Correct. एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जहां एम्प्लॉयर उनको वो एसेट या वो बेनिफिट देता है, एम्प्लॉय Correct. बेनिफिट Correct. होता है। और ऐसे 10 बेनिफिट हैं, 1-2 नहीं है। जैसे मील कूपन है, गिफ्ट है, पीरियडिकल्स है, टेलीकॉम है। आपका पूरा टेलीकॉम का बिल आपके घर में, अगर आपने आजकल वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड सिस्टम आ गया है, अगर आपको ऑफिस सेट करना है, उसका भी सब कुछ मिलता है, और वो सब कुछ टैक्स फ्री है। सिमिलरली अगर मैंने गाड़ी चलानी है, जब नौकरी किसी और की कर सकते हो, तो गाड़ी भी और की चला लो, ज्यादा फायदा होगा टैक्स में। सिमिलरली घर में किसी और के रहोगे तो एचआरए क्लेम करोगे। लोग क्या करते हैं, नहीं बस मैंने नौकरी किसी और की करनी है, पर घर अपना लूंगा और गाड़ी भी अपनी लूंगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो 10 लाख की, तो 5 लाख तो पहले टैक्स दोगे 15 लाख पे, तभी आपके अकाउंट में 10 लाख आएगा। करेक्ट। तो 5 लाख तो वो गया। अब अगर आपने 10 लाख की गाड़ी और ड्राइवर और अगर सब कुछ लिया, तो वो आधे रेट पर आती है। 15 लाख की गाड़ी में 7 लाख से ज्यादा का फायदा होता है टैक्स में, अगर वो कंपनी कार लीज है। ये मैं बड़े आसान शब्दों में कार लीज को एक थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट कि हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट, यानी एम्प्लॉयर गिव हाउ मच अलाउंसेस ऑन दैट, सपोज इफ समवन बाय 15 लाख कार, तो जो 15 लाख की कार है उसके ऊपर आपको जो लीज आएगी, जहां पर जिसको कहते हैं कंपनी, जैसे आपको बैंक लोन लेते हो तो उसकी ईएमआई कहते हैं जनरली, यहाँ पर वो लीज अमाउंट होता है, रेंटल लीज रेंटल कहते हैं। वो जो लीज रेंटल है वो आपको सपोज करो 18 लाख पे 50,000 आता है, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, तो वो 15 लाख पे थोड़ा सा और कम आएगा, 45,000 के करीब। वो महीने का आपकी टैक्स कटने से पहले जो सैलरी है, टैक्स कटने से पहले, डिडक्शन से पहले, तो उसमें से जाएगा। लेकिन अगर आपने होम लोन पे किया तो उसमें 30% का पहले सरकार को जाएगा, फिर उसको जाएगा। इसको इतना आसान समझो। इसी तरह से ड्राइवर है, लोगों को लगता है मैं ड्राइवर का क्या करूंगा, सारा टाइम सड़कों पे एक्सरसाइज करते रहते हैं और वो
गाड़ी चला करके अपने आप को शुमाकर Correct. समझते हैं, जबकि Correct. ट्रैफिक इतना है कि Correct. सर दर्द तो हो सकता है, Correct. कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, और Absolutely. अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं। जब आपको वैसे ही बिजनेस का और फैमिली का इतना टेंशन है, तो वो ड्राइवर से क्या है, किसी को नौकरी भी मिलती है, नहीं तो कहीं कुछ छुरी चलाएगा। Correct. तो बेटर है वी गिव एम्प्लॉयमेंट एंड क्लेम दैट ऑल्सो। सिर्फ 900 रुपए उसके टैक्सेबल है, और 15,000 या 20,000 या 25,000 जो भी उसकी सैलरी है वो सारी टैक्स फ्री है, और वो आपके घर में भी यूज कर सकते हो ये गाड़ी और ये ड्राइवर, So, और आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हो। so that, I think that deduction you must claim it off, make it as a habit of it. Rather than owning a car, you must take a car on lease and take the benefit from your employer, including your driver's perquisites as well. और ये now बड़ा फायदा है, मतलब ये is- छोटा नहीं It is है। a significant और amount. इसमें एक और खूबसूरत बात होती है लोगों की, मैं एक बात कहता हूँ, इंक्रीमेंट ऑन पे स्लिप और लाइफ। Correct. आपका पैसा बढ़ रहा है, पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। Absolutely. अगर वो नहीं बढ़ रहा, जैसे किराए के घर पे रहोगे तो आप 3 साल बाद बदल सकते हो, 2 Correct. साल बाद बदल सकते हो, लेकिन Correct. अपने घर को लोग नहीं छोड़ते हैं। नहीं. तो वो जो इमोशनल लॉस कर रहे हो ना आप, आपका इमोशनल शायद गेन हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन आप अच्छा घर देखो तो सही। Correct. अच्छी गाड़ी 4 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ Correct. चली गई है। Correct. आप उस पुरानी फिएट को ही चलाता हूँ जी मैं, अरे भाई किसको बता रहा है फिल्मी स्टोरी। अभी जो नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी आ रही है, आपकी सैलरी में जो अफोर्ड कर सकते हो, वो आपको टेक्नोलॉजी से सेफ भी करती है। Correct. तो Correct. इसलिए नई चीजों के लिए So from the safety point of view, no doubt, it is a good part to upgrade the cars, but from the taxation equally well, so that you can take the maximum benefit out of it from an employer. Now coming back to the other point is that कि salaried people tax बचाने के चक्कर में इतनी मशक्कत करते हैं ना, sometimes they land up in a, you can say that goof up planning. I always say that claiming a bogus donations claim, जो एक ड्राइव चल रही है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। मैं कहूँगा पहले तो करेक्टर ही आपने अपना खराब किया। सबसे पहले तो Absolutely. जिसकी अगर आपको लगता है कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सामने वाले को सोचो कि जो क्या दोगे दुनिया से, जैसे होता है ना, हम जाते हैं तो हमारे पीछे हमारी बातें, हमारा काम ही रह जाता है। करेक्ट। तो वो गलत काम करना ही नहीं चाहिए वैसे तो। फिर भी चलो लालच आ गया और ये कहा कि भाई वो भी तो करता है, ये भी तो करता है, वो तो अमीर है, वो करता है, वो तो ऐसा है, वो तो सबको दूसरों को दोष देने से मेरा कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा। करेक्ट। मुझे तो पहले तो रोकना चाहिए। दूसरा, अब तो इसलिए रोकना चाहिए कि सरकार के पास कहीं रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि अगर आपने एचआरए में जैसे भी कुछ लेटेस्ट नोटिस आए हैं, टैक्स नोटिस आए हैं कुछ एम्प्लॉइज को, क्योंकि वो जिसको रेंट दे रहे हैं उसकी इनकम डिक्लेयर नहीं है, और ये बड़ा आसान है पकड़ना। ट्रू। क्योंकि उसका पैन नंबर जाता है करेक्ट। लैंडलॉर्ड का। करेक्ट। अगर 1 लाख से ज्यादा का रेंट है तो पैन नंबर जाएगा। अब जब वो पैन नंबर चला गया और आपने 5 लाख रेंट दिखा के क्लेम कर लिया, सरकार कह रही भैया तेरे को तो टैक्स में छोड़ दिया, उसको तो पकड़ने दे। करेक्ट। अब वो कहता है कि मेरे को तो रेंट तो मिला ही नहीं है। हाँ। तो क्या मतलब है कि आप छुपाओगे पर छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा। So I always say that, so this will comes under a part of a tax evasion. हाँ जी। Lot of people sell it as a part of a tax avoidance, while this is not the case. It is a clear-cut case of a shady practice of a tax evasion. So avoid getting into any bogus donation claim, bogus claim of deductions, because no doubt you will save immediately the money, but the damages will be massive later on. Trust me, the way the department levy penalties, interest, along with the prosecution proceedings. आप सोचो कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों को वो नोटिस के साथ डील करना पड़ेगा, आपकी वाइफ को डील करना पड़ेगा, या आपके हस्बैंड को। तो गलत काम की सजा, कई बार कहते हैं ना भाई, जो हमारे पहले वालों ने किया उसकी सजा हमें मिली। क्योंकि ये कई बार नोटिस लेट भी आता है, हमारी उम्मीद से ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि वो अगर एक को पकड़ते हैं वो चेन पकड़ लेते हैं, इससे किस किस ने डोनेशन लिया, इससे किस किस ने रेंट दिया, तो इसलिए आप पकड़े जा सकते हो। करेक्ट, बिकॉज सी उसी से वो एक रिपल इम्पैक्ट आता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आजकल डिपार्टमेंट आपका 360 डिग्री प्रोफाइलिंग कर रहा है। इट इज एज गुड एज सिबिल हिस्ट्री, वेयर एक डिफॉल्ट होता है तो आपको नेक्स्ट लोन में प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली एक बार भी आपका स्टैंडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खराब होगा, इट विल इम्पैक्ट योर अदर नेक्स्ट असेसमेंट्स एज वेल, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी ट्रीटेड whenever any assessment comes in. They always ask for whether any assessment has been done in past 5 years or not. Okay, so moving back to the next question, that the way the economy is moving up, so a lot of people are migrating to other countries nowadays in order to take the tax benefits. So what do you think behind that? इंडिया में स्कोप कम हो रहा है कि या इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है? देखो, अगर आप आज देखो तो इंडिविजुअल को टैक्स रेट तो ज्यादा हो गया है। अगर हम कॉर्पोरेट को जो टैक्स रेट है उससे ज्यादा है। करेक्ट। तो पहला तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, जो कॉर्पोरेट है उसमें क्योंकि बाहर हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस ऐसी हैं कि वो यहाँ देना अभी सरकार के बिकॉज ऑफ द लो टैक्स बेस।
तो वहां पर कई जगह जीरो है या उससे भी कुछ कम है। वो आर्बिट्रेज के लिए लोगों ने ऐसी जैसी जगह पर अपनी कंपनीज True. और अपना नेटवर्क बना लिया है True. ताकि वो इतना टैक्स नहीं देना है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को या तो उसके बदले में कहीं कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको लोगों को मिलना चाहिए बिजनेस में। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन है, वो क्यों रुकेंगे? मतलब आपको कंट्री की ग्रोथ चाहिए तो उन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो ग्रोथ ला रहे हैं, क्योंकि वही बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। आप गरीब का घर बना सकते हो तो अमीर का घर तो तोड़ो मत ना, एटलीस्ट उसका बिजनेस तो मत तोड़ो। उसको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बात चल रही होगी एक लेवल पे। एब्सोल्युटली मोटिवेशन यानी सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट रिवॉर्ड व्हिच आई रिकमेंडेड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट दे मस्ट हैव अ, you can say that like the pension the people got Correct, it. So every taxpayer, depending upon the taxes paid, they should get certain pension or sort of a certain reward in terms of their medical benefits post a 60. हाँ, कई बार बिजनेस पूरा पूरा फेल हो जाता है। Correct. हमारे सामने ही होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं वो कई बार नाम नहीं रह जाते हैं। हजार हजार करोड़ की या कई 100 करोड़ का बिजनेस चला जाता है लोगों का। इनफैक्ट हमारे को दिक्कत आ गई थी जीएसटी का जब हमने लॉन्च किया था। तो सरकार की तरफ से कोई मदद थोड़ी है। हमने जो टैक्स देना था वो दिया, जो मेहनत करनी थी, बल्कि हम तो टैक्स में ही काम करते हैं। तो देयर इज नो रिस्पाइट कि भाई आपने पहले 10 लाख दे रखा या 50 लाख दे रखा तो अब आपको जरूरत है जेन्युइन है तो आप वापस भी ले सकते हो। कुछ नहीं है, मतलब दैट्स नॉट अ केस। ओके, सो और ये हजारों में लोग जा रहे हैं। it is थाउजेंड्स। As per Henley and Partners report, every year more than 5,000 millionaires are migrating to other countries because of the tax benefits, because of the you can say that strengthen of the other countries passport, because India currently in terms of ease of doing business standing at the rank of around 60, and in terms of the strongest passport ranking it is standing in terms ranking of 80. As you Sudhirji rightly mentioned that 80% of the people not able to take the deductions of the home loan or any other deduction. There is a very fascinating story which is states like kar se ghar tak. You must take a home loan. It is always a wealth creator because effectively the home loan interest rate may be somewhere around 7.5. If you deduct the tax benefit 30%, then your effective rate comes to hardly 6 or 5.5%. And how you can create the wealth, let's hear it from the expert Sudhirji, please. तो ये जो हमने मिलियन ऑफ टैक्स पेयर्स का रिटर्न फाइल किया है, एक तो ये वो डाटा है। हो सकता है सरकार के पास अपना कुछ और डाटा हो या लोगों के पास अपनी शिकायतें हो, लेकिन उसको अपने पास रख के नहीं बैठना है। शिकायत है, अगर दर्द है, कहीं पे चोट है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना। तो अगर आपको लगता नहीं मेरे साथ ये स्टोरी नहीं बनेगी या ये फायदा मुझे नहीं मिल सकता, तो आप एक्सपर्ट से बात करो, हमसे बात करो, टैक्स प्लानर से करो, आनंद से करो या किसी और से, लेकिन चुप नहीं बैठना है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो मैजिक लगेगा, लेकिन वो पूरा लॉजिक है, क्योंकि वो एक्सेल में कैलकुलेटेड है, नंबर है। तो अगर आपको कर से घर की स्टोरी में बताऊं तो ये 20 लाख अगर मैं किसी की या 10 लाख मान लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाता है, तो 3 टाइम्स वैल्यू का आपको घर खरीदना है। 20 लाख है तो 60 लाख का घर खरीदना है। करेक्ट, 3 टाइम्स। इसको ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना। डॉक्टर जैसे 3 डोज बोलता है तो 3 डोज एक टाइम नहीं, यार मैं तो ज्यादा का ले सकता हूँ, नहीं, ये फॉर्मूला है, क्योंकि बाकी पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला है, लिक्विडिटी का फॉर्मूला है। तो जितने सैलरीड है मैंने उनका डाटा ज्यादा देखा है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। हालांकि ये स्मॉल बिजनेस और बड़े बिजनेस वाले, बड़ी सैलरी वाले सब खरीद सकते हैं, सबको एप्लीकेबल होगा, फायदा कम ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। तो जो एवरेज 15-20 लाख वाले, 50 लाख से नीचे वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा है, और वो नंबर ऑफ टैक्स पे ज्यादा है। एक्सप्लेन इट क्विकली। 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का खरीदना है। हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग। 20 साल से कम का लोन नहीं लेना, या जितने भी साल आपके पास बच गए, थोड़ा फायदा कम हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम टेन्योर रखना है, प्री पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि लोन लेवरेजिंग है ये। जब हमारी एज होती है और इनकम होती है तभी हमें लोन मिलता है। और जब बैंक आप पे रिस्क लेने को तैयार है तो आप क्यों डरते हो? बैंक ने 70 साल तक लोन देता है, और इससे आपकी एक हैबिट बनती है फाइनेंशियल की, मुझे पैसा मिला उससे पहले ईएमआई में जा रहा है। तो ये जो कंपलसरी सेविंग है, ये डिसिप्लिन सेविंग भी तो है। तो ऐसा लगता है मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। टू योर फाइनेंशियल हैबिट एज वेल, एज फार एज गिविंग यू द टैक्स लिवरेज। दूसरा जो रेंटल इनकम हमने कहा, हमने ये नहीं कहा कि आप अपने घर में रहो, सो यू हैव टू बाय हाउस। हाउस कहा है, लैंड या अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं कहा है। अगर आपको रेंट आएगा तो आपका ईएमआई 50% तक रेंट और टैक्स सेविंग से चला जाएगा। यानी कि आपका जो कैश फ्लो है वो आपको जो डेली जो एक्सपेंसेस है उससे कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और आपने 20% दिया और घर वालों को आज ही 100, यानी कि मेरे पास 20 लाख की सैलरी है, 60 लाख की एसेट बिल्ड करके दे दी आज ही।
आप सपना ले रहे हो कि मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, विच यू कैन डू टुडे, और इसको प्लीज अपने ड्रीम होम से, वरना वो ड्रीम में ही रह जाएगा। तो जब ड्रीम खुलेगा तो वो घर नहीं मिलेगा। इसको ड्रीम होम नहीं, जैसे आप एफडी करते हो, बाकी इन्वेस्टमेंट करते हो, इट्स अ सिंपल इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर चिल्ड्रन मैरिज, क्योंकि एक एसेट बिल्ड हो रही है। Correct. और इसमें सारा टैक्स में जो पैसा जा रहा था बाहर वो बच गया, प्लस आपको पर्सनल लोन, होम, इतनी कॉस्टली लोन लेने की जरूरत नहीं है। Correct. जब भी चाहिए तो आपको इस एसेट के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। And at the end of the day, you are building a real asset. That's why government gives maximum benefit on the real estate deduction. Just notice it. और ये एक और खास बात है रेंटेड प्रॉपर्टी की, अगर आपको सैलरी से एडजस्टमेंट करनी है तो फिर से ये ओल्ड इज गोल्ड है। ये न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट सिर्फ रेंट्स के साथ ही एडजस्ट होता है, सैलरी के साथ नहीं होता है। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का एक और फायदा मैं बता दूं, क्योंकि मैं उसके फेवर में रहता हूं एज एन एक्सपर्ट। दूसरा, इसमें आप जब देखोगे 20 साल बाद, तो ये जो घर आपने अभी सपोज करो 60 लाख का खरीदा है, आपको अंदाजा है ये कितने का हो जाएगा 20 साल बाद? कहीं ना कहीं ये 7 गुना हो जाता है। तो यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा की आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई। और आपने अगर ईएमआई देखोगे तो इसका पता है आपने कितना दिया होगा? 60 लाख के लिए उस प्रॉपर्टी में आपने 48 लाख का लोन लिया, बाकी तो आपने डाउन पेमेंट देना 20%। 48 लाख पे 48,000 भी ईएमआई नहीं आएगी। अब 48,000 में से आपको मैंने कहा लगभग आधी, यानी कि मान लेता हूँ 20,000 की टैक्स छूट प्लस रेंटल आ जाएगा ना। 60 लाख पे आपको रेंट भी आएगा ना प्रॉपर्टी पे, 15,000 रुपए रेंट आएगा और 5,000 रुपए वो आएगा, तो 20,000 रुपए की ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे सिर्फ 20-25,000 पहले साल देना है, धीरे धीरे ये रेंट बढ़ता जाएगा, ईएमआई सेम रहेगी, तो 5वें साल तक आते आते आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपको चुभेगा ही नहीं। शुरू में 2-3 साल आपको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी देने के लिए कुछ। So every salaried people start building their asset base through a home loan route. It is a very wiser option because इसको वेल्थ क्रिएटर समझ रहे हैं। it is a wealth लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास एसेट है। Correct. और एक चीज का ध्यान रखना है कि ईएमआई नहीं ब्रेक करनी है, क्योंकि आपको ईएमआई ब्रेक करने से काफी नुकसान होंगे, आपकी एसेट भी जा भी सकती है। तो उसको पैसे को पहले से ही अपना पैसा तो उसको म्यूचुअल फंड में रख लो, वहां पर रिटर्न ज्यादा है, इसलिए अपना पैसा भी नहीं लगाना है, प्रीपे भी नहीं करना, बोनस मिल गया मैंने दे दिया। कुछ लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, जैसा आपने राइटली बोला है, अगर बैंक आप पे रिस्क लेने के रेडी है तो आपको टेंशन नहीं करना। गो फॉर इट एंड स्टार्ट लेवरेजिंग विद योर टैक्सेस। और टर्म इंश्योरेंस करा लें, ताकि घर आपको अचानक कुछ हो जाए तो घर वालों से घर that is a value added financial tip. Basically everyone must have a term insurance. It is a real saver in terms of any liability you have. Now coming back to the NRI point of view, see, the NRI people are always puzzled when it comes to taxes. In NRI, I always seen that few of the incomes like rental income, massive withholding taxes will be there at the rate of 32%. How we can safeguard the interest of an NRI? Do we recommend NRIs to take a lower tax deduction certificate? कभी कभी लोग उसको स्टेप ब्रदर भी बोल देते हैं। हाँ। कि इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कुछ इस तरह का है, सौतेले भाई के साथ या बहन के साथ जो होता है, ऐसा कहना है, जबकि वो अच्छा कर गए हैं और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर ला के दे रहे हैं। Correct. तो उसको उतना रिवार्डेड करियर नहीं समझते, लेकिन अब सरकार के पास अपनी मजबूरियां होती हैं। Correct. और उनकी सिचुएशन को समझने के लिए आपको सरकार के उस तरफ जाना पड़ेगा। Correct. क्योंकि कुछ लोग हेरा फेरी करते हैं। True. तो वो पैसे को घुमाने के लिए बाहर अपनी जो भी इनकम यहाँ से ले जाते हैं, फिर वहां से बेचते हैं, इस तरह का हवाला या जो तो अब सरकार को पकड़ना तो सब उसी में से चोर को पकड़ेंगे ना, तो ताला तो सबके लिए लगेगा। तो ऐसे नियम बना दिए हैं जिसमें विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा है। ओके, तो इसमें बचने के भी तरीके दिए हैं। आप नॉन डिक्लेरेशन कर सकते हो, नॉन डिडक्शन का आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म 13 फाइल करो अप्रैल में, मई में शुरू में, अगर आपका रेगुलर इनकम है। नहीं तो जब भी वो इनकम है, सपोज करो आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप उसको इनकम टैक्स में पहले से ही दे दो। और कई लोग ये गलती करते हैं कि रिफंड तो जल्दी आ जाएगा। बड़ा वाला रिफंड है, एनआरआई का है 25 लाख 50 लाख, उनको सरकार को रोकना ही पड़ता है। मतलब उनकी मजबूरी है, हर तरह की ट्रांजैक्शन का एक ड्यू डिलीजेंस का टाइम है। ये कोई सैलरीड का रूटीन टैक्स नहीं है कि यार उसका जल्दी आ जाएगा। ये कैब ड्राइवर का 10,000 देना है, 50,000 देना है, अगर वो एक बार छोड़ दिया और फिर कल को रिकवरी निकल आई, उस ऑफिसर की क्या हालत होगी। सो दे हैव टू डू द कंप्लायंस, उनका काम उनको करने दो। पर अगर बचना है तो पहले से अप्लाई करो। दूसरा, आप वो एसेट को जाने से पहले, सपोज करो आप जा रहे हो तो उसको जाने से पहले सेल कर सकते हो, या अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि फिर दोबारा आप आओगे। कई बार लोगों को उतने दिन यहाँ रुकना नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं करनी। फिर इसमें प्रॉपर्टी के केस में कैश चेक अभी भी, चाहे जितना मर्जी हम कहें नोटबंदी या डिजिटल हो गया इंडिया,
फिर भी कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर ऐसा लगता है मुझे जहां वो भी component पोर्शन है। which we against the advice हाँ, of. मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर सकते। So coming back to the next question. So as lot of startups, I have seen it, because no doubt idea brilliant hai, but due to cash flow issues, more or less I can say that 80% of the startups dies. What are the tips which you suggest that it is very critical for each and every startup to adopt in order to at least sustain it for a longer term, so that they can, you can say that, create a dent in the entire business cycle and pass through with the same? No doubt ESOPs is a good provision to hold the talent without giving any cash component. So what is your viewpoint on it, Sudhir ji? तो आनंद, जैसे मैं खुद एक जर्नी से अभी बस उसमें कहीं टैक्स पैनल की जर्नी 17 साल की है। Okay. तो उसमें ऐसा भी समय था जब हमारे पास कैश फ्लो का क्रंच एक वर्ड कम है, यानी कि जान निकलने ही वाली है। Correct. तो हमने उसको भी मैनेज किया है, और वो गलती भी हमने ही की थी कुछ। कई बार हम इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी भी बने टैक्स फाइलिंग में, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग में। और एक दिन ऐसा आया कि हमने एक बड़ा सॉफ्टवेयर जीएसटी अकाउंटिंग और उसमें टीडीएस सब कुछ बनाया है छोटे बिजनेसेस के लिए, एमएसएमईज के लिए, लेकिन वो उतना मार्केट में एक्सेप्टेबल या उतना चला नहीं, और उसमें हमारी कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट चली गई, एंड वी वर जस्ट हैविंग लायबिलिटीज। करेक्ट। और पैसा आने वाला कम, देने वाला ज्यादा था। तो उस प्रेशर को भी हमने हैंडल किया, मैंने कुछ उसको थोड़ा लीड भी किया। तो इसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट। और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, थोड़ा सा इसमें रेजिलियंस एक होती है करेक्टर की, कि यार आज नहीं तो कल ये चीज ठीक हो जाएगी। इंटेंट शुड बी क्लियर। ये बिल्कुल आपको, मुझे लोगों को बोलना पड़ता था कि मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो, मैंने पैसा नहीं निकाला, मैं चोरी करके नहीं भाग रहा हूँ। Yeah, we are not like other people who raise तो the fund and siphon off the funds. लोगों ने फिर हमें अलाउ किया कि अच्छा आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, जब जब जितना जितना आपके पास अलाउड है। एंड एम्प्लॉयज की भी खास बात यह है कि पिछले 15-17 सालों में जो भी हमारे साथ आए वो आज तक भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है ट्रस्ट की, कि जब भी होगा, और आज हम एक लिस्टेड कंपनी का हिस्सा है। And for the सभी benefit के of लिए। our user, their company, tax planner company, who has filed millions of returns, is acquired by again a listed company, BSE NSE, which is called Zaggle Limited. They help businesses to digitize the entire expense side, including some part of their credit side. What is your viewpoint and how this journey is fascinating, or how you can help the business people to automate their expense side? बिल्कुल बिल्कुल। Is it a saving or cost? Please. I would say it's a PAT positive. Okay. जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, Correct. जो हमारा वो इम्प्रूव करता है, और बिजनेस की ग्रोथ आती है। दोनों ही चीजें, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। होता क्या है कि कई बार हम ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे। अगर आपने कड़ी खानी है तो उसके साथ दही, बेसन सब कुछ रखना पड़ेगा। Absolutely. तो इसी तरह से अगर आपको ग्रो करना है आज की डेट में, तो कॉम्पिटिटिव होना है। Correct. अब कॉम्पिटिटिव होना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। और तीसरा ये कि अगर हमें वो डिमांड मिलती है, पैसा मिल गया, जैसे कि मान लो मैंने एसएमई लिस्टिंग करा के पैसा लिया या इन्वेस्टर से लिया, तो मुझे स्केल करना है। वो स्केल तब होगा जब मेरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रियल टाइम इनसाइट्स बिल्ड हो रही हैं। Correct. और रियल टाइम इनसाइट्स तब बिल्ड होंगी, ये नहीं कि वो एक्सपेंस हो गया पर ब्रांच रिकंसिलेशन नहीं हो रहा, जीएसटी रिकंसिलेशन नहीं हो रहा, कभी कोई पेमेंट नहीं जा रही है, वो वेंडर परेशान कर रहे हैं, अकाउंट पेबल नहीं मैच कर रहा, और आप ऑडिट वाले को जवाब देते जा रहे हो और डाटा नहीं मिल रहा है या डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तो उस हसल बसल से अच्छा ये है कि आप एक कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो। तो जो जैगल की जो खूबसूरती है, और उसमें जहां जहां टैक्स की एडवाइजरी या जो कोई टैक्स की कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्योंकि हमने टैक्स प्लानर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो थोड़ा सा हमें वो कंटेंट की या उस प्रोडक्ट की अब 17 साल के अनुभव का फायदा उनको भी मिलेगा। और मुझे जैगल का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, जहां पर इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, आपकी बिजनेस में जो डेबिट साइड होती है, जो P&L की, वो पूरी की पूरी ऑटोमेट हो सकती है, फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। So you mean to say that how many employees who have taken the allowances, taking any sort of everything will be. आपका लैपटॉप खरीदने आपको 100 अपनी कंपनी के लिए, उस कार्ड से खरीदोगे तो बल्कि कैशबैक मिलता है, जो आपके इस डिजिटाइजेशन की कॉस्ट को नेग्लिफाई रिड्यूस कर देगा, कम कर देता है। और ये सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर जो आपके बाहर के या कुछ
हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। ये आप छोटी कंपनीज वाले भी यूज कर सकते हैं और बड़ी कंपनी जितना चाहे कस्टमाइजेशन करा सकती है, इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल तो एक स्टार्टअप के लिए हमारा गोल्डन एडवाइस यही रहेगा कि यू कैन ऑलवेज हैव द विजन टू गो फॉर अ लिस्टिंग, बिकॉज इनिशियल कैपिटल व्हाटएवर यू गॉट इट फ्रॉम एन इन्वेस्टर ऑल आर कंडीशनल कैपिटल, करेक्ट whether you are taking in the form of a convertible notes or in the form of an equity. They put lot of conditions, lot of stringent checking. You can see the example of the Byju's as well. Because of the conditional shareholders agreement, lot of investors have sued the owner of the company because of lot of malpractices or anything that is going on in the media. So coming back to that, how critical of the business is from the point of a succession. Like for a simple example, HUF is an eternal body. The moment you form an HUF, you don't have to put it a succession plan. Karta every time got changed and the succession takes place. बिल्कुल, आपको बिजनेस आपने बढ़ा दिया, बना दिया, अब आप हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपने अगर HUF के थ्रू बिजनेस को किसी तरह से मैनेज किया हुआ है, जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं, और इसमें खूबसूरती है कि इसके अगर किसी की कम इनकम वाला सैलरीड वाला है उसको भी HUF फायदा करती है, ऐसे ही बिजनेस वाले को भी फायदा करती है, प्लस सक्सेशन प्लानिंग में ये काम आती है। और इसमें जो टैक्स के जो भी हम कहते हैं ना कि एक्सपर्ट के बिना करना मना है, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। Absolutely. अपने आप से ये चीजें नहीं करनी है क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, और लॉ की जो निटिग्रिटीज कहते हैं ना, वो मोर देन एक आम आदमी की समझ में आने वाली है। करेक्ट। तो जितना आपको फायदा नहीं होगा नुकसान होगा, बल्कि कहोगे ये कौन सुधीर कौशिक था जो मुझे बता गया, नुकसान हो गया। तो अनाड़ी को ये काम नहीं करना। For all the founder people, here is the best suggestion is that in case if you have a little bit of liquidity mismatch, cash crunch, and you want to retain the top talent of the company, must give ESOPs. Correct. It is the best tax planning tool from all the angles to retain the employees. And giving you an example as well, do you know that the Apple company or any Amazon company, when they have started with 3-4 people, those people who are holding the ESOPs is worth, you can say that 100 crore plus. So that's the beauty of the ESOP in order to increase the or maximize your wealth. दूसरा उसमें ये भी एक फायदा है ना कि आपके साथ जो 5 साल 10 साल जो भी आपकी जर्नी में सक्सेस में साथ सपोर्ट किया, दे आर आल्सो गेटिंग रिवॉर्डेड। Absolutely. तो वो एक होता है ना, इक्विटी का नाम ही इक्विटी पार्टिसिपेशन है। Correct. सो दे आर आल्सो गेटिंग रिवॉर्डेड, वरना आप अपने में से कभी निकाल के देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हेन द कंपनी गिव्स, सो इट गोज टू एवरीवन। बट यहाँ पे एक पैटर्न आप ऐड कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, or you can say that intervention, you can give the equity shares with a differential voting rights. Correct. So that is an added layer to safeguard your interest. Or you can issue a shares with a different class of shares. Correct. Okay. Correct. So that's the one angle. और उसमें भी ये होता है आपको मिलेंगे कब कब, आप 2 साल Vesting. रहते हो तो वो जो वेस्टिंग पीरियड है वो आपकी कब आपका पैसा आने वाला है, 3 साल बाद, 5 साल बाद, आपको उस पर्सन की टेक वाला है या मार्केटिंग वाला है, कितने साल उसको मिनिमम होल्ड करना है। Correct. सो वो स्ट्रक्चर करने के लिए भी फिर से प्रोफेशनल एडवाइस देना का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपना फायदा, मतलब कहते हैं ना वो बात ही क्या है जिसमें दोनों तरफ फायदा ना हो। Absolutely. तो इसलिए इसको प्रोफेशनल एडवाइस, और जरूरी नहीं मुझसे लेनी है, आनंद जी से लीजिए या किसी और, पर खुद करने में गलती कर दोगे आप। Absolutely. And one more aspect, lot of people got confused whenever it comes to tax saver investments. How do you say that priorities, whether someone go for an ELSS, PPF, or fixed deposit or NSC? What is your criteria? How you create a clarity so that the user can know that okay boss, my risk is this, my return is this, I will go with this. तो जब हम कोई फाइनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है उसके Correct. लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। Okay. वो पैरामीटर्स में एक डाइवर्सिफिकेशन है Hmm. कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है वो देखना पड़ेगा। Okay. दूसरा मुझे लिक्विडिटी देखना जरूरी है कि पैसे की जरूरत मुझे कब चाहिए, Lock-in और वो period. हाँ। तीसरा मुझे ये देखना रिटर्न किस में पोस्ट टैक्स, जैसे पीएफ में कोई टैक्स नहीं है, और अगर मैं देखूं एनपीएस में तो 60 साल का जब हो जाऊंगा तब लगेगा, उससे पहले तो वो सिर्फ जुड़ रहा है। Correct. अगर मैं एफडी में देखूंगा तो मुझे मिलने से पहले इंटरेस्ट टैक्स कट रहा है। That's the beauty. तो मेरा पैसा बढ़ने की बजाय हर क्वार्टर पे घट रहा है, इन्वेस्टेबल अमाउंट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, Correct. हमारी टेक्निकल भाषा में। ऐसे ही मुझे इसमें जो ये देखना है कि मेरी कौन सी डिडक्शन कंप्लीट हो गई है। अब मेरा एटीसी बच्चे की ट्यूशन फीस से हो गया, तब भी मैं कुछ जबरदस्ती एलआईसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ या किसी और चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ,
वो शायद That गलत is है। not a wiser तो option. क्योंकि at all. आपका हाथ तो तंग हो गया, कैश क्रंच आ गया, Correct. आपने एनपीएस में कर सकते थे एडिशनल डिडक्शन, या होम लोन के लिए किस्त दे सकते थे, Correct. या हो सकता है कोई और जो आपने मेडिकल नहीं लिया है वो ले सकते थे। आपको वो देखना है कि मैं कहां पर करूं। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ योर सीटीसी एंड डिडक्शन। हर चीज का एक कितना अमाउंट Perfect. जाना चाहिए, Perfect. और वो आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क से मैच करना चाहिए। अब आपको बच्चे की शादी 8 साल बाद है या पढ़ाई 8 साल बाद है, गोल्ड बॉन्ड ले लो। Correct. अब उस गोल्ड बॉन्ड को लेने का फायदा क्या है? बहुत फायदा है, कोई टैक्स नहीं है, 8 साल तो छोड़ो, जब मिलेगा तब भी नहीं है। So तो it is सोने again, पे सुहागा, so it is gold bond also works on an exempt status. लेकिन होल्ड करना पड़ता Hold है। करना पहले करोगे तो टैक्स लगेगा, So मतलब नियम है हर चीज के। in short, whenever you plan your tax saver investment, three aspects you make it clear. First, your diversification based on your financial need. Second, your liquidity when you require the funds. और वो डिडक्शन एग्जेम्पशंस के ब्लॉक भी देख लो कहाँ खाली है। Absolutely. And second is the post tax return. कहाँ पे आपको ज्यादा मिल रहा है। Like Sudhir ji rightly mentioned that interest है तो वो immediately आपको tax लगने वाला है on accrual basis, not on a receipt basis. So now coming back to another critical thing, those employer who switch between a year, I have seen lot of people come across जिन्होंने 3 job change कर दिए during the year, और उसमें होता क्या है कि हर employer exemption limit का benefit लेके जा रहा है, and then they people are getting, at that time most of the time people end up paying huge taxes because of the change of employer. So what are the precautions someone should have to take care whenever there is any change of employment? तो ज्यादा अच्छा, और ये लॉ में प्रोविजन है कि जब आप नए एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो पिछले Inform. एम्प्लॉयर की इनकम या फॉर्म 16 जो भी आपको डिक्लेयर वहां से हुआ है वो बता दो, तो वो उस इनकम को ऐड करके, वो जो डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है उसको ऐड करके बाकी बैलेंस देता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब टैक्स फाइल करोगे उस दिन आपको थोड़ा चक्कर आने वाला है, और वो चक्कर इसलिए आएगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी एडिशनल टैक्स बन गया, क्या एम्प्लॉयर पागल है, उसने हाँ। टैक्स क्यों नहीं काटा, क्या आपका सॉफ्टवेयर खराब है, हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं। नहीं, absolutely, this is what the reality is. और वो लास्ट डेट जब होती है तो वो बोलता है मेरे पास पैसा भी इतना कहाँ से आएगा। True. तो ये जो कंटीजेंसी क्रिएट करते हो ये आपकी क्रिएटेड है, क्योंकि लॉ में प्रोविजन था, बल्कि आज की डेट में तो आप बाकी इनकम भी बता सकते हो एम्प्लॉयर को, और उससे फायदा क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि एक एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है, वो नहीं लगेगा। लोग अगर उसी दिन सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उस पर ब्याज लग जाता है। अदरवाइज एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट 234BC मिला के ऑन एन एवरेज 18% है, तो विच मींस दैट अगर आपने लेटर ऑन आप खुद की पॉकेट से पे करने जाओगे तो योर इंटरेस्ट हिट इज आल्सो अ बिग हिट। तो आपको एफडी में मिलेगा 7%, 6%, और आप सरकार को दोगे 18%, तो इसलिए गलत है। इसी तरह रिफंड वालों को भी मैं चेतावनी देता हूँ, ओके जिनका टैक्स ज्यादा कटता है ओके उनके पास भी ऑप्शन होती है कि वो नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं अप्रैल में, मई में, जब भी उनको इनकम का पता है कि भाई नहीं होगा, क्योंकि सरकार आपको जो ब्याज देगी वो देगी 6%, करेक्ट, और आपने लोन ले रखा होगा बैंक से 18, 12 जो भी आपने पैसा Correct. लिया है, तो आपको ये वाली चीजें दिखने में तो छोटी होती हैं, बट जब हम कहते हैं ना बैड हैबिट्स क्या होती है, ब्लड प्रेशर दिखता नहीं है हाँ, पर वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज करा देता है। तो जो पेन दिख नहीं रहा आपको, वो पेन क्या करेगा, आपका सारा गेन ले जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों को जो छोटी है, बिजनेसमैन कई बार करंट अकाउंट में मैंने देखा पैसा है कि जी ये तो मुझे चाहिए, भाई आप एफडी रख के भी तो रख सकते हो, उस पे इंटरेस्ट है ना, आप फ्लेक्सी एफडी पाई पाई करके ही बनता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां, वो कहते हैं ना, घर में छेक छोड़ दिया आपने तो वो रुकेगा क्या, जेब से निकल जाएगा पैसा। करेक्ट। तो उन चीजों को भी माइनर जरूर सही, लेकिन वो रिपीटेटिव गलतियों से क्या होगा, नुकसान ज्यादा It होगा। will create a, you can say that, consequential and massive impact. So always be wise with your money. I always say that. Second thing, salaried people, अगर आप कैपिटल गेन इनकम है, सेल्फ असेस करवा लीजिए हर क्वार्टर में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एंड स्टार्ट पेइंग द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अदरवाइज सुधीर जी ने राइटली मेंशन है, रिटर्न टाइम के समय आपको चक्कर आने वाला है। सो चॉइस इज योर। और बिजनेसमैन के लिए भी मैं कहूंगा, ये जो डिजिटाइजेशन है, इसको कोई फ्रेज ना समझें, ये जुमला किसी और के लिए, करेक्ट, ये आपके बिजनेस के लिए है। आप किसी भी स्केल पे हो, अगर आप एसएमई में लिस्टिंग कराने जा रहे हैं या कोई बड़ा, इसको ना एक अपनी जरूरत समझे, क्योंकि इससे बिजनेस में आपकी लीकेजेस होंगी, चोरी भी करते हैं लोग, वो आसानी से। आजकल हमारे सॉफ्टवेयर में क्या जीपीएस एनेबल्ड है, कब किसने क्या खरीदा वो ट्रैक होता है, और एक एक पाई पाई का, मतलब कोई आपने डमी 50 बिल कोई सबमिट नहीं आसान, करेगा। मतलब अब जीरो कहने से तो I कहेंगे can say that, but still the check is there. 99%।
और दूसरा क्या है, आपको कंप्लायंस के लिए रिकॉर्ड रखना है, वो भी अवेलेबल है डिजिटल। तो आपको ऑडिट के लिए कुछ उसमें और प्रोविजन कराने हैं, तो ये जो कैपेबिलिटीज इसको हम कहते हैं, ये अपने यहाँ अगर आप ले आओगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिजनेस की। तो जो बिजनेस कमजोर हो रहा है, इसी तरह से कल को आप इसको, जो भी आपके सीए या जो एक्सपर्ट्स हैं या आप खुद करना चाहते हो, तो आप इसमें एक ऐसा 6 महीने का 1 साल का देख सकते हो कि मेरी किस ब्रांच में ज्यादा लॉस हो रहा था, अब उसको कैसे संभालना है। तो वो जो डाटा है, वो मोदी जी भी हमारे कहते हैं कि डाटा ही अब रियल गोल्ड है। इट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ करेंसी, आई कैन से। ठीक है ना? तो अगर आपने अपने डाटा के ऊपर काम करना है, तो वी विल गिव यू सो गुड डैशबोर्ड, जहां से आपको एक दिखेगा, जैसे वो प्लेन चलाता है ना पायलट, तो उसको सब कुछ पता होता है, उसको चारों तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो उसको आसानी से चला पाता है, और वो कुछ लोगों को मिनटों में कहीं पहुंचा देता है। तो आपकी भी यात्रा बिजनेस वाली जो है, वो आसान, सुखद और बढ़िया, ऊपर एक बार बेल्ट बांधनी पड़ेगी बस हमारे साथ। So that's a good one. Now coming back to the other, basically any suggestion for all the salaried people, they should follow this, stick to that rule. What is any you can say that golden advice, golden hook? वो उसको मैं किसी दिन, मुझे हो सकता है कि माफी मांगनी पड़ेगी, वो पूछ डाला तो लाइव झींगा लाला। कुछ भी जो आप एज्यूम करते हो ना डियर, वो आपने मान लो कि वो गलत एज्यूम किया हुआ है, तभी आपका टैक्स ज्यादा जा रहा है। क्योंकि मैं कहता हूँ 20 लाख तक टैक्स जीरो हो सकता है आज भी। ओके, कैसे? 20 लाख तक टैक्स जीरो हो सकता है। ओके, ये जो लॉ है, इसके अंदर इतना प्रोविजन आज भी है। ओके, अभी भी लोग 15 लाख का से नीचे वाले सोचते हैं न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं। आप जंप कर रहे हो, वो आपने अपनी लिमिटेड, जो एक्सपर्ट के पास क्या है, पूरा ज्ञान, और उसमें भी क्या है, हमने किया सैलरीड वालों के साथ 2-2 हाथ किए 17 साल। करेक्ट। तो उनके सारी चीजों को हमने समझ लिया है। हमारे पास 20,000 कंपनियों का पे स्लिप आया, हमने उसमें देखा एक कंपनी ने कैसा स्ट्रक्चर दिया, दूसरी ने कैसा दिया, हमने उससे इनसाइट बिल्ड किया। 20,000 सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपनीज के। इसी तरह से हमने 20 लाख लोगों से ज्यादा का टैक्स पेयर का डाटा को एनालाइज किया। ये कोई, आपने कितना 20 मिनट किसी गूगल पे ध्यान दिया होगा? हाँ, so lot of chartered accountant handling a handful of 500 people, 1000 people। इस ज्ञान को हमने टैक्स ऑप्टिमाइजर में कन्वर्ट किया हुआ है पिछले 12 साल से। अभी न्यूज़पेपर में उसकी केस स्टडीज भी आती हैं, जहां हम हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते में अल्टरनेटिव वीक पे उस स्टोरी में प्रूव करते हैं कि इसका टैक्स बच सकता है। और वो छोटी बड़ी जो भी चीज है, आधी से ज्यादा जो 70% है, जो मैं कहूंगा लगभग 2/3, वो कॉर्पोरेट के सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से है। क्योंकि वो उतना फ्लेक्सिबल या उतना टैक्स एफिशिएंट देने में अक्षम है, मतलब दे आर नॉट एम्पावर्ड। बट लेटर ऑन सैलरीड पीपल कैन टेक इट इन देयर ओन इंडिविजुअल रिटर्न, क्लेम इट एज वेल ना। उसका भी रिस्क है, एम्बेडेड रिस्क। हमने एनालाइज किया, वो 2/3 था कि कंपनी ने वो ऑप्शन ही नहीं दे रखे। जैसे किसी ने कार लीज नहीं दिया, किसी ने मील कूपन नहीं दिया, किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, किसी ने एचआरए को फ्लेक्सिबल नहीं किया। वो कहते नहीं, एचआरए तो फिक्स होता है, बिकॉज वो आर्काइक एक सिस्टम होता है ना, ये चला आ रहा है। तो वो जो एचआर वाले जो डिसाइड कर रहे हैं सैलरी स्ट्रक्चर, उन्होंने टैक्स में उतनी एक्सपर्टीज नहीं ली है, तो घबराते हैं वो कुछ भी चेंज करते हुए। और फाइनेंस वाले जो है, उनका काम टीडीएस काटना है। तो वो जो सैलरी स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल और टैक्स एफिशिएंट बनाना है, तो एक हमारे पास अग्रवाल जी आए थे कभी 6 महीने के आसपास पहले, और उनका अपना बिजनेस काफी अच्छा उसका था, ये जो टेक्सटाइल का। एंड ही वाज एमडी ऑफ दैट कंपनी। और उन्होंने हमारा आर्टिकल देखा और वो कहते हैं, यार ये मुझे एक बात कहनी है, मैंने अपने बच्चे की सैलरी स्लिप देखी। उनका बेटा नया आईटी कंपनी में जॉब करने गया, उसकी सैलरी पे जो मेरे से ज्यादा है और उसका टैक्स कम है, और मेरी सैलरी पे टैक्स ज्यादा है, जबकि मैं कंपनी का मालिक हूँ। जब वो कंपनी का मालिक है, कहते हैं, मैं तो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, इसको कम लग रहा है और मुझे ज्यादा। तो बाप बेटे के बीच में इतना फर्क था। और ये घर घर की कहानी हो सकती है, क्योंकि किसी की कंपनी उतनी ही इनकम पे टैक्स कम दे रही है, जबकि लॉ एक है, मेल फीमेल सबके लिए। करेक्ट। तो उसको टैक्स एफिशिएंट सैलरी स्ट्रक्चर। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि does taxpayer has the right the deductions which are not able to provide by the employer, वो एक conflicting situation create करेगा। वो 30 मैंने कहा ना 1/3 है। करेक्ट, जो एम्प्लॉयर जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन, एटीसी, so majority is 2/3। हाँ, 2/3 जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है। क्योंकि एम्प्लॉयर, मैंने कहा जैसे कि शायद मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। वो कहने की बात है कि हम एम्प्लॉय बेनिफिट देते हैं, और कई लोग कहते हैं इससे ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब तो डिजिटाइजेशन है, हम जैगल में देखते हैं कि आपका 1 टाइम डिसाइडेड है, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट भी वहां पे जा रहे हैं, और एम्प्लॉय के लिए जो कार्ड होता है, विन-विन प्रोपोजिशन। द मोमेंट
the employer got flexible and little bit sensible person goes to the HR department and talk to them and explain the importance of these allowances, an employee can have a massive saving. करेक्ट करेक्ट So fight for your own justice. करेक्ट करेक्ट सो फाइनेंशियल वेलनेस जिसे हम कहते हैं ना, वो टैक्स टू वेलनेस है. अगर Correct. आपका टैक्स कम होगा Correct. तो डेफिनेटली आपकी वेलनेस बढ़ेगी. वो वो तो- पैसा फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए. Absolutely. हम हमेशा ये ना सोचे कि हम ऐसी अच्छी हेल्थ रहेगी, ऐसी अच्छी इनकम रहेगी. No, फ्यूचर के लिए पैसा बचाना जरूरी very है. wisely said. A tax saved is a money earned. करेक्ट. So are you saving your taxes? Share your details and feedback on the comments. Yes, and love your money. That's the message I would give you. And happy Diwali to all. Wish you a good, healthy, wealthy life. Absolutely. Thank you, everyone.